हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में, सैलरी इनकम में, थियरी वाले पेजेस। अभी जो हम लोग आज करने वाले हैं इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेचुइटी पार्ट 2। ऐसा कोई नाम बुक में नहीं है पार्ट 1 पार्ट 2, ये मैंने नाम रखे हुए। पार्ट 1 क्या था? ग्रेचुइटी पार्ट 1 होता है कि जब क्वेश्चन में हम लोगों को एक्ट का नाम दिया हो, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 ऐसा सब दिया हो तो उसको हम ग्रेचुइटी पार्ट 1 बोलते हैं। और जब पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट नहीं दिया हो, कोई भी एक्ट का नाम नहीं दिया हो, तो उसको मैं ग्रेचुइटी पार्ट 2 बोलता हूँ। तो ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय एनी अदर एम्प्लॉय, दैट इज व्हेन 1972 एक्ट इज नॉट गिवन। अब इसके रूल्स ऑफ एग्जम्पशन, ए पॉइंट वही है जो पार्ट 1 में था, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड। बी पॉइंट भी वही है, मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीस, ये भी सेम है। अब सी पार्ट थोड़ा अलग है, सी पार्ट अलग है, थोड़ा हार्ड है, और इसी का आंसर नॉर्मली, नॉट कंपल्सरी, नॉर्मली इसी का आंसर लोएस्ट आता है, सी पॉइंट का। तो दोनों में ग्रेचुइटी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में ए अमाउंट और बी अमाउंट सेम है, सी वाली पॉइंट अलग अलग है। तो ए पॉइंट एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, बी पॉइंट मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख रुपीस, सी पॉइंट एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 1/2। पार्ट 1 में था, पार्ट 1 जो था ना उसमें ऐसा था 15/26, मतलब 26 कहां से आया? पार्ट 1 में एक महीने में 30 वर्किंग डेज होते हैं, 30 दिन होते हैं नॉर्मली, उसमें से 4 संडे माइनस, तो 26 वहां से आया। 15 मतलब आधा महीना। और ग्रेचुइटी पार्ट 2 में डायरेक्टली 1/2 ही होता है, इसमें डेज वेज नहीं देखते। मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, इसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंज है, आगे सुनते रहना कि कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस में ग्रेचुइटी पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या फर्क है। अब एग्जम्प्टेड हमेशा आपको मालूम है, कोई भी अलाउंस हो, एग्जम्प्टेड कौन सा होता है? लीस्ट ऑफ द अबव थ्री। जो भी ए बी सी अमाउंट है इन तीनों में से जो लोएस्ट होगा वो एग्जम्प्टेड। तो बाकी टैक्सेबल कौन सा होगा? टैक्सेबल ग्रेचुइटी इक्वल टू जितना एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव हुआ, मतलब ये ए पॉइंट वाला, जितना एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव हुआ लेस एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड मतलब ए बी सी में से जो तीनों में से छोटा हो। तो टैक्सेबल इक्वल टू एक्चुअल रिसीव्ड लेस एग्जम्प्टेड। आगे अब इसके ये जो फॉर्मूला है, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, इसके अंदर कुछ नोट्स हैं इस फॉर्मूला के अंदर। तो सबसे पहला, हियर सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। पहले वाले में था सैलरी प्लस डीए, जो ग्रेचुइटी पार्ट 1 था ना उसमें था बेसिक सैलरी प्लस डीए। अब ये जो ग्रेचुइटी पार्ट 2 है इसमें बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। अब 1A पॉइंट, हियर सैलरी शुड इंक्लूड डीए ओनली इफ इट इज कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट पर्पस और प्रोविडेंट फंड पर्पस। मतलब क्वेश्चन में बताया हुआ होता है कि डीए प्रोविडेंट फंड पर्पस या रिटायरमेंट पर्पस के लिए इंक्लूड करना है कि नहीं। तो हम अपनी सैलरी में डीए तभी इंक्लूड करेंगे जब क्वेश्चन में बोला हो, ओनली व्हेन, जब क्वेश्चन में बोला हो कि डीएनएस अलाउंस इज टू बी इंक्लूडेड फॉर प्रोविडेंट फंड पर्पस या फॉर रिटायरमेंट पर्पस, तभी हम अपनी सैलरी में डीए इंक्लूड करेंगे। जो ग्रेचुइटी पार्ट 1 था, ग्रेचुइटी पार्ट 1 में, ग्रेचुइटी पार्ट 1 में डीए कंपलसरी इंक्लूड करना था, ग्रेचुइटी पार्ट 2 में डीए कंपलसरी इंक्लूड नहीं करना। जब प्रोविडेंट फंड पर्पस या रिटायरमेंट पर्पस लिखा हो तभी इंक्लूड करना है। यहाँ पे ग्रेचुइटी पार्ट 2 में कमीशन भी इंक्लूड करना है, लेकिन कब? जब लिखा हो कमीशन, फिर ब्रैकेट में क्वेश्चन में लिखा हो ऑन सेल्स या एज अ परसेंटेज ऑफ ऑन सेल्स, या ब्रैकेट में लिखा हो ऑन सेल्स। कमीशन बहुत सारे अलग अलग टाइप की एम्प्लॉइज को मिलती है, तो ऑन सेल्स हो तो ही हमको सैलरी में इंक्लूड करना है, नहीं तो नहीं। सिर्फ कमीशन लिखा हो तो इंक्लूड नहीं करना है। ऑन सेल्स लिखा हो एज अ परसेंटेज ऑन सेल्स या कमीशन ऑन सेल्स तो ही इंक्लूड करना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो गया आपका अमाउंट कौन सी आएगी, कि सैलरी आएगा, डीए आएगा, कमीशन आएगा। अब यहाँ पे महीने जो एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स है वहां से लेकर सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है। तो जैसे लिखा हुआ है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, तो 10 मंथ्स मतलब कौन से 10 मंथ्स? लास्ट 10 मंथ्स। तो लास्ट 10 मंथ्स में कौन से 10 मंथ्स आएंगे, कौन से 10 मंथ्स नहीं आएंगे, सुनना ध्यान से, ये भी पॉइंट थोड़ा टिपिकल है। If the employee retires on the last date of the month, then that month should be included while calculating average salary of last 10 months. अब मान लो हमारा मंथ है
मान लो अक्टूबर, अगर हमारा एम्प्लॉय रिटायर होता है 31 अक्टूबर पे, तो हम अक्टूबर को इंक्लूड करेंगे, लास्ट 10 मंथ्स में अक्टूबर को इंक्लूड करेंगे अगर वो 31 डेट पे रिटायर हुए तो। लेकिन अगर 1 से लेकर 30, 1 से लेकर 30 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक रिटायर हुआ है, तो हम अक्टूबर को इंक्लूड नहीं करेंगे लास्ट 10 मंथ्स में। ठीक है, तो फिर से पढ़ता हूं मैं, इफ द एम्प्लॉय रिटायर्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ, देन दैट मंथ शुड बी इंक्लूडेड while calculating average salary of last 10 months. If the employee retires on any other date except last date of the month, then that month should not be included while calculating the average salary of last 10 months. तो लास्ट डेट है तो वो महीना इंक्लूड करो, लास्ट डेट के अलावा कोई भी और डेट है तो वो महीना इंक्लूड नहीं करो। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, अगर हमारा मंथ है सितंबर, मतलब एम्प्लॉय रिटायर हुआ सितंबर में, तो अगर हमारा एम्प्लॉय सितंबर में रिटायर होता है 30 सितंबर में, अगर 30 सितंबर पे रिटायर हुआ तो हमारे लास्ट 10 मंथ्स कौन से होंगे? सितंबर मतलब 9th मंथ, राइट? तो जनवरी से लेकर सितंबर तक 9 महीने और एक महीना दिसंबर का, उसके पहले वाले साल का एक महीना। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 30 सितंबर, 30 सितंबर पे रिटायर हुआ तो सितंबर को इंक्लूड करेंगे, हाँ इंक्लूड करेंगे। तो जनवरी से लेकर सितंबर तक हुए 9 महीने और उसके पहले वाला एक दिसंबर, तो एक हुआ दिसंबर और 9 महीने हुए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो दिसंबर और 9 महीने जनवरी से सितंबर। अब अगर हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल इफ द एम्प्लॉय रिटायर्स ऑन 30 सितंबर, देन सितंबर विल बी इंक्लूडेड इन लास्ट 10 मंथ्स। तो आप ऐसे बोल सकते हो, दिसंबर एंड जनवरी टू सितंबर, दिसंबर को इंक्लूड करेंगे, हाँ, एंड जनवरी टू सितंबर। अच्छा, अगर हमारा एम्प्लॉय रिटायर हुआ 29 सितंबर में, तो 29 सितंबर जो है वो सितंबर की लास्ट डेट नहीं होती है, तो हमारे लास्ट 10 मंथ्स कौन से होंगे? हमारे लास्ट 10 मंथ्स होंगे नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी टू अगस्त, जनवरी टू अगस्त, ये लास्ट 10 मंथ्स होंगे। जनवरी टू अगस्त हो गए 8 महीने और नवंबर और दिसंबर 2 महीने, तो टोटल 10 महीने हो गए। अब ये हो गए महीनों की बात है, कौन से महीने हमको इंक्लूड करने। ओके, एनी फ्रैक्शन ऑफ द ईयर इज टू बी इग्नोर्ड। जो ग्रेचुइटी पार्ट 1 था उसमें एक शब्द याद करो, अप्रोक्सीमेट। ग्रेचुइटी पार्ट 1 में था अप्रोक्सीमेट, ग्रेचुइटी पार्ट 2 में एक शब्द याद करो, इग्नोर। पहले वाले में अप्रोक्सीमेट, दूसरे वाले में इग्नोर। पहले वाले में था कि अगर, पहले वाले में था कि अगर 10 साल और 8 महीने हो, पहले वाले ग्रेचुइटी पार्ट 1 में 10 साल और 8 महीने हो तो हम उसको लेते थे 11 महीने, 11 साल, सॉरी। तो पहले वाले ग्रेचुइटी पार्ट 1 में क्या था? 6 महीने या उससे ज्यादा वॉज कंसिडर्ड एज 1 ईयर। और ग्रेचुइटी पार्ट 2 में कितने भी एक्स्ट्रा महीने हो उनको इग्नोर करो, मतलब 10 साल और 2 महीने, तो 2 महीने को इग्नोर करो, हमारा आंसर होगा 10 साल। 10 साल और 8 महीने, तो 8 महीने को इग्नोर करो, हमारा आंसर होगा 10 साल। तो कितने भी महीने हैं, महीने मतलब एनी फ्रैक्शन ऑफ द ईयर इज टू बी इग्नोर्ड। जो भी कंप्लीटेड ईयर्स हैं, फुल्ली कंप्लीटेड ईयर्स हैं, वही हमको लेने हैं। एक्स्ट्रा 2 महीने हो, 1 महीना हो, 11 महीने हो, जितने भी एक्स्ट्रा मंथ हो उनको कंसिडर नहीं करना, ठीक है? तो ग्रेचुइटी पार्ट 1 में सुनना ध्यान से, ग्रेचुइटी पार्ट 1 में क्या था, यहां पे मैं लिख देता हूं, ग्रेचुइटी पार्ट 1, ग्रेचुइटी पार्ट 1 में क्या था कि अगर 10 साल और 2 महीने हैं तो उसको हम 10 साल ही लेते हैं, और 10 साल और 8 महीने हैं तो हम उसको 11 साल लेते हैं, ये वाला 1972 एक्ट वाला, ठीक है? और ये जो लिखा हुआ है 10 साल और 2 महीने मतलब 10 साल, 10 साल और 8 महीने मतलब तो भी 10 साल, ये ग्रेचुइटी पार्ट 2 है, ठीक है? तो पार्ट 1 में याद रखना अप्रोक्सीमेट, और पार्ट 2 में याद करना इग्नोर। इग्नोर मंथ्स एंड कंसीडर ओनली फुली कंप्लीटेड ईयर्स, ठीक है? अभी एक इलस्ट्रेशन 3 है, बहुत छोटा सा इलस्ट्रेशन है सुधीर प्रकाशन का, ये मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है? मेरा फॉर्मेट बनाया हुआ है, अमाउंट सॉल्व नहीं की हुई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 3 में, ये ग्रेचुइटी पार्ट 2 है। Shri Pankaj, employed in a firm, retires after 32 years and 6 months of service on 31/3/22. अब इसने सर्विस किया 32 years and 6 months,
तो मंथ्स को तो इग्नोर करना है, तो 32 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, तो हम इसको लेंगे 32 ईयर्स। तो ये फॉर्मेट मेरा बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीधा जाके 32 ईयर्स, 32 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, तो मैं लिखूंगा 32 ईयर्स, मंथ्स को मैं इग्नोर करूंगा। फिर लिखा हुआ है ऑन 31/3/22, अब 31/3/22 पे रिटायर हुआ, तो लास्ट 10 मंथ्स में हम मार्च को इंक्लूड करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स 80,000, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है, तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है ये। इलस्ट्रेशन 4 आएगा इसके बाद वाला, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन टफ होगी, ये बहुत इजी है। इसमें सीधा एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स दिया हुआ है 80,000। वैसे मैं आपके नॉलेज के लिए बताऊं, 31 मार्च 22 पे रिटायर हुआ है, तो 3 महीने होंगे 2022 के, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, और 7 महीने होंगे 2021 के, पीछे वाले 7 महीने। तो वो सब मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में बताऊंगा, सिर्फ अभी रफली बता देता हूँ, क्योंकि इस इलस्ट्रेशन में काम का है नहीं है। तो 3 महीने 2022 के और 7 महीने 2021 के, ठीक है। चलो आगे, ही रिसीव्स अ ग्रेचुटी ऑफ 2233,670, ये एक्चुअल ग्रेचुटी है 2233,670, तो इसको मैं ए पॉइंट में लिखूंगा 2233,670, ये एक्चुअल ग्रेचुटी 2233,670। आगे फिर लिखा हुआ है हिज एवरेज मंथली सैलरी फॉर 10 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट वाज 80,000, ये मंथली सैलरी है इसका कितना, 80,000, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, तो यहाँ पे मैं एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स लिख दूंगा 80,000। आगे फिर आपको दिया हुआ है इज द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एसएससी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, कंप्यूट द एग्जम्प्टेड ग्रेचुटी। ठीक है, अभी हमारा इसमें कोई 1972 एक्ट वगैरह दिया हुआ नहीं है, तो ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एनी अदर एम्प्लॉय दैट इज विदाउट 1972 एक्ट, स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री अमाउंट्स विल बी कंसिडर्ड एज एग्जम्प्ट। ए पॉइंट एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड 2233,670, मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख ही होता है, ये तो गवर्नमेंट का लॉ है कि मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख, एक्चुअल रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 2233,670, मैक्सिमम 20 लाख ही होता है। अब एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स 80,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई बाय 1/2, मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, तो 32 ईयर्स एंड 6 मंथ्स था, तो मैंने 32 लिया। अब इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे, तो इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 32 ईयर्स, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 32 ईयर्स, तो ये आएगा 12,80,000। अब इन तीनों में थे लोएस्ट, इन तीनों में थे लोएस्ट अमाउंट कौन सा है, ऑब्वियसली इन तीनों में थे लोएस्ट अमाउंट 12,80,000 है, तो इन तीनों में थे जो लोएस्ट हो ए बी सी में थे वो एग्जम्प्ट होता है, तो 2233,670 और 20 लाख और 12,80,000, इन तीनों में द लोएस्ट है 12,80,000, तो लीस्ट ऑफ द अबव थ्री एग्जम्प्ट 12,80,000। फिर बाकी बचा टैक्सेबल, टैक्सेबल कैसे निकालते हैं, जितना एक्चुअल रिसीव्ड था ये वाला 2233,670, जितना एक्चुअल रिसीव्ड हो 2233,670 माइनस जितना एग्जम्प्टेड हो 12,80,000, बाकी बचा टैक्सेबल, टैक्सेबल 953670 रुपीज, ऑब्वियसली 953670, ये हमारा आंसर आ गया, पूरा स्टेटमेंट बन गया। बस इतना ही है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, इतना लिखो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, ये मेरा नाम और नंबर है, एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना सब लोग अच्छे से। ये रूल्स थियरी वाले पेजेस, ठीक है, इतना लिखो सब लोग। देखो